हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए फ्रेश लेक्चर ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट के एक नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। ओके, अब तक सर हमने एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या पढ़ा है? तो अगर हम स्टार्टिंग से चेक करें तो पहले हमने व्हाट इज एम्प्लॉय कॉस्ट ये पढ़ा था और टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। पहले हमने ये जाना कि एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। देयर आर टू टाइप ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, वन इज डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने कवर किया था इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है और किन किन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर हमें कंसीडर करना चाहिए उसके बारे में हमने पढ़ा था। और इसी में बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे आपका था टाइम कीपिंग। ओके, टाइम कीपिंग क्या होता है? टाइम कीपिंग बेसिकली होता है कि एम्प्लॉय का अटेंडेंस रिकॉर्ड करना। जब एक एम्प्लॉय ऑफिस में एंट्री कर रहा है और जब वो एग्जिट ले रहा है, कितना टाइम वो ऑफिस प्रेमाइसेस में स्पेंड कर रहा है, उसे रिकॉर्ड करना बोलते हैं टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग में हमने पढ़ा टाइम कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्यों टाइम कीपिंग किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग। देयर आर टू मेथड्स, वन इज मैनुअल मेथड जो कि मैनुअल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड है, एंड एक है मैकेनिकल और एडवांस मेथड और मैकेनिकल और ऑटोमेटेड मेथड। तो मैनुअल मेथड में भी हमारे दो मेथड्स थे, अटेंडेंस रजिस्टर्ड मेथड एक था और टोकन मेथड था, टोकन और डाइस मेथड। और ऑटोमेटेड और मैकेनिकल मेथड में हमारा दो मेथड था, पंच कार्ड अटेंडेंस मतलब पंच कार्ड अटेंडेंस मेथड एक था और एक था आपका बायोमेट्रिक मेथड। बिल्कुल। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक सर अच्छे टाइम कीपिंग सिस्टम में क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ ए गुड टाइम कीपिंग सिस्टम। एक गुड टाइम कीपिंग सिस्टम में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। ओके, उसके बाद हमने टाइम बुकिंग के बारे में पढ़ा था। टाइम बुकिंग बेसिकली क्या है? जैसे टाइम कीपिंग है एम्प्लॉय के अटेंडेंस रिकॉर्ड करना, ऑफिस प्रेमाइसेस में वो कितना टाइम स्पेंड करते हैं। सिमिलरली टाइम बुकिंग क्या फोकस करता है? एक एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर जॉब में कितना टाइम स्पेंड करता है, कब वो जॉब स्टार्ट करता है, कब वो जॉब एंड कर रहा है, एक पर्टिकुलर जॉब में वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, उसे स्टडी करना बोलते हैं टाइम कीपिंग, सॉरी टाइम बुकिंग। ओके, सो हमने टाइम बुकिंग के बारे में पढ़ा, उसका यूटिलाइजेशन, टाइम बुकिंग किस किस पर्पज के लिए किया जाता है, कॉस्ट फॉर फिक्सेशन ऑफ कॉस्टिंग, फॉर मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी एंड फॉर फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी की फिक्स करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन, जो भी डिफरेंस आता है ना स्टैंडर्ड टाइम एंड एक्चुअल टाइम में, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। एक पर्टिकुलर कॉस्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लेबर कॉस्ट कितना चार्ज किया जाएगा उसका कॉस्टिंग के लिए, और एक एम्प्लॉय के एफिशिएंसी मेजरमेंट के लिए टाइम बुकिंग का यूज किया जाता है। उसके बाद टाइम बुकिंग के बहुत सारे मेथड है, जैसे डेली टाइम शीट, वीकली टाइम शीट, जॉब टिकट, लेबर कॉस्ट कार्ड। ओके, ये सारे इन सारे चीजों के बारे में हमने बात किया था। और एक इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पॉइंट आपने पढ़ा था, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। ये एग्जाम में शायद आपका आ सकता है, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग में क्या क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज वर्क स्टडी, व्हाट इज योर टाइम स्टडी। उसके बाद मोशन स्टडी क्या होता है वो भी पढ़ा था हम लोगों ने, जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग। ये सारे के सारे एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर्स है। इन सारे मेथड से आप एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आज की क्लास में जो हम मेनली फोकस करेंगे वो हम फोकस करेंगे एम्प्लॉय के सैलरी फिक्सेशन कैसे होता है एंड व्हाट आर द पेरोल प्रोसीजर्स। एम्प्लॉय को जो सैलरी पे किया जाता है ना कंपनी में, उसका प्रोसीजर क्या होता है, व्हाट आर द पेरोल प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इन ए पर्टिकुलर इन ए बिग ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। अब ये प्रैक्टिकली भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप आगे जाके जॉब करने वाले हो। मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स है, इसके बाद जब आपका सीए में कंप्लीट हो जाएगा तो आप जॉब करोगे जाके, तो आपको सैलरी मिलने वाला है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि एक कंपनी में सैलरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे एक एम्प्लॉय को सैलरी पे किया जाता है, सैलरी उसका कैसे फिक्स किया जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी आप में से बिजनेस करेंगे ना, जो भी आप में से कोई स्टार्टअप वगैरह बनाएंगे या फिर बड़े कंपनी में बड़े बड़े पोस्ट पे रहेंगे या फिर कोई बिजनेस हैंडल करेंगे, उनके लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें भी ये पेरोल प्रोसीजर समझना चाहिए कि एक आइडल पेरोल प्रोसीजर क्या होता है कंपनी में, कैसे एक पेरोल प्रोसीजर को बनाया जाता है, क्या क्या उसमें सिस्टम्स होते हैं जिसकी वजह से आप एम्प्लॉय को अच्छे से सैलरी पे कर सकते हो। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा होगा कि सर क्या ये जो लेबर कॉस्टिंग है, वैसे तो हम कॉस्टिंग का क्लास कर रहे हैं ना और आप थ्योरी पढ़ा जा रहे हो, ठीक है, 2 क्लास हो चुके हैं, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, थ्योरेटिकल पॉइंट्स को कवर कर रहे हो।
वो इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि एग्जाम में कभी कभी थ्योरेटिकल पॉइंट्स आते हैं एंड थ्योरेटिकल पॉइंट से आपका एमसीक्यू आता है। अगर आपकी एमसीक्यू एग्जाम में कितने मार्क्स का है सर, 30 मार्क का। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, अगर आपको 70 80 ऐसे स्कोर करना है ना, मैंने बोला था कि पहले क्लास में बोला था कि भाई क्या देखना है आप लोगों को, सिंपल एक ही चीज कि सर एमसीक्यू जो 15 एमसीक्यू है ना, उसे सही तरीके से 15 आउट ऑफ 15 हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए, उसके बाद हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसे फोकस करेंगे। डन सर। तो आज की क्लास में इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा, जैसे मैंने बोला ना कि ये पूरा का पूरा क्लास सिस्टमेटिकली चल रहा है, तो आप ये क्लास को सिर्फ अच्छे से देखिए एक बार। ओके, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैंने बोला था आपको सिर्फ हाफ एन आवर टाइम देना है, एक 30 मिनट से 1 घंटा आपको रिवाइज करना है जो भी आप क्लास कर रहे हो, जो भी आप चाहे मॉर्निंग में क्लास करो, आप चाहे इवनिंग में करो, आप चाहे मतलब आफ्टरनून में चाहे क्लास कर लो, किसी भी टाइम पे आप क्लास कर रहे हो, कोई भी पॉइंट नहीं है। आपको बस एक दिन में जो भी एक क्लास आप कर रहे हो ना, पूरा एक क्लास कर रहे हो, उसका रिविजन करना है। ठीक है, जितना भी क्लास है ना, आप टाइम लेते लेते इस क्लास को करिए। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम होगा। अगर आप एवरीडे एक क्लास कर रहे हो ना, तो भी आपके लिए बहुत है, 2 महीने में आपका क्लास पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आप अल्टरनेट डे में क्लास कर रहे हो ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 महीने में आपका क्लास खत्म हो जाएगा, आपके पास बहुत टाइम है। ओके, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक एक दिन में एक एक क्लास कर सकते हो, 2 क्लास भी कर सकते हो आप, डिपेंडिंग आप कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आपको रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। जो जो क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, उसका क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। आपके पास ऑलरेडी आंसर शीट होगा, लेकिन विदाउट लुकिंग द आंसर शीट, आपको विदाउट आंसर शीट को रेफर करते हुए आपको वो सॉल्व करना है, उसके बाद आप आंसर शीट को देख सकते हो। बिल्कुल। सो ये था पूरा का पूरा, और आपको थियोरेटिकल पॉइंट्स में कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में शायद थ्योरी आ सकता है, थ्योरी में अच्छा मार्क आता है। एंड इसी के साथ साथ एमसीक्यू को अगर आपको डीपली कोई भी एमसीक्यू अगर मतलब कॉपी पेस्ट एमसीक्यू नहीं हुआ, जो आपकी बुक में दिया हुआ है या फिर जो पास्ट ईयर का एमसीक्यू है वो शायद नहीं दिया है क्वेश्चन में, और कोई नया एमसीक्यू पूछा है, तो वो आपके ग्रास रूट लेवल से आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तब भी वो आप एमसीक्यू कर सकते हो। तो चलिए पेरोल प्रोसीजर को समझते हैं, और आज की क्लास में हम सिर्फ पेरोल प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि एम्प्लॉय के सैलरी कैसे पे किया जाता है। देखो, एक नॉर्मल पेरोल प्रोसीजर की अगर हम बात करें ना, कहीं पे एक छोटा सा दुकान है या फिर कहीं पे छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कोई है, तो वहां पे पेरोल बहुत ईजी है। दुकानदार खुद, मतलब कोई जो ओनर है वो खुद अपने एम्प्लॉयज को अपने हाथ से पेमेंट कर लेता है। ठीक है, आजकल तो फिर भी फोन पे और गूगल पे का जमाना है, तो ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं, फोन पे या फिर गूगल पे में सबके पास होता है। लेकिन नॉर्मली कैश में वो पे करते हैं। जो लेबर होते हैं ना, डेली लेबर होते हैं, वो आते हैं, काम करते हैं, और उसी दिन अपनी जो डेली का वेज है ना, ठीक है, दिन की जो भी कमाई है वो लेके कैश में लेके चले जाते हैं। लेकिन जब एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे आपका पेरोल प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होता है। बिल्कुल। तो इस पेरोल प्रोसीजर को पूरी तरीके से समझना ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर एक पेरोल प्रोसीजर में क्या क्या स्टेप होता है, कैसे एम्प्लॉय का सैलरी कैसे डिसाइड होगा, क्या प्रोसीजर होता है। देखो, पहला जो स्टेप है ना स्टूडेंट्स, पहला स्टेप है कि आपको उसका अटेंडेंस वगैरह डिसाइड करना है। क्या करना है सर हम सैलरी कैसे पे करेंगे। एक एम्प्लॉय को मंथ एंड में आपको सैलरी देना है। अगर एक एम्प्लॉय को मंथ एंड में आपको सैलरी देना है या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग डेट में आपको सैलरी देना है, ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि उसका सैलरी कितना होना चाहिए। सर वो तो ऑलरेडी फिक्स होगा, हाँ वो ऑलरेडी फिक्स है, लेकिन उसका जो सैलरी है वो मेनली डिपेंड करेगा उसकी अटेंडेंस के ऊपर। ओके, उसने इस महीने में, जिस महीने के लिए आप सैलरी दे रहे हो, उस महीने में कितना टाइम एक्चुअली में उसने अटेंड किया है ऑफिस वो कितने टाइम आया है उसने। अगर वो एक टाइम रेटेड एम्प्लॉय है, यानी कि अगर उसे टाइम वाइज पेमेंट किया जाता है, तो उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। तो ये अटेंडेंस सर मिलेगा कहां से, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट से। इसी वजह से तो लोगों का टाइम कीपिंग, इसी वजह से तो जो टाइम कीपिंग सिस्टम है वो आज के डेट में भी एआई के टाइम में भी कंपनी में किया जाता है। इवन इफ यू आर ए पीस रेटेड एम्प्लॉय, आपका टाइम कीपिंग किया जाता है। और अगर आप एक पीस रेटेड एम्प्लॉय हो, तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपने इस महीने में कितना प्रोडक्शन किया है या फिर कितने पीसेस बनाया है। बिल्कुल। तो क्या करना पड़ेगा सर, पहला प्रोसीजर है डिटेल शीट ऑफ नंबर ऑफ डेज और आवर्स वर्क्ड बाय ईच एम्प्लॉय इन केस ऑफ टाइम बेस पेमेंट।
टाइम बेस्ड एम्प्लॉय के केस में आपको ये चेक करना है कि कितना काम किया गया है, एक एम्प्लॉय ने कितना काम किया है, एंड यूनिट्स और परसेंटेज ऑफ वर्क इन केस ऑफ ए पीस रेट एम्प्लॉय। अगर एक पीस रेटेड एम्प्लॉय है तो उस केस में हम ये चेक करेंगे कि सर उसने पूरे महीने में या फिर जो भी हम अगर वीकली पे करें तो पूरे वीक में उसने कितना प्रोडक्शन किया है या फिर कितना परसेंटेज एक काम का किया है। ठीक है, सपोज मैंने कारपेंटर को बोला, मेरा एक फर्नीचर का दुकान है और मैंने कारपेंटर को बोला कि भाई तुम्हें एक बेड बनाना है, तो एक दिन में तो बेड नहीं बनेगा। ओके, तो उस हिसाब से हम क्या चेक करेंगे कि बेड के हिसाब से अगर उसे पेमेंट देना है तो हम ये चेक करेंगे कि उसने एक बेड का कितना परसेंटेज कंप्लीट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आज रिफ्लेक्टेड बाय टाइम कीपिंग मेथड आर सेंड टू पेरोल डिपार्टमेंट बाय द टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। ये काम सर कौन करेगा? टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट जो अटेंडेंस रिकॉर्ड करता है ना, वो चेक करेगा कि ये पर्सन इस महीने में कितना दिन ऑफिस आया था, कितना दिन इसने ऑफिस नहीं आया, कितना दिन इसने छुट्टी मार के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया है। बिल्कुल, और उसी के हिसाब से उसकी सैलरी डिसाइड किया जाएगा। ओके, उसके बाद जो टाइम बुकिंग मेथड है, जिसमें हमने ये स्टडी कर रहे थे ना कि एक एम्प्लॉई ऑफिस में जाने के बाद वो कितना टाइम आइडल रह रहा है, कितना टाइम वो काम में इन्वॉल्व है, कितना टाइम वो काम को डेडिकेट कर रहा है अपना, और कितना टाइम उसने छुट्टी मारा है, वो भी तो हम स्टडी कर रहे थे। बिल्कुल, तो टाइम बुकिंग से हमें यह पता चल सकता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने क्या क्या काम किया है एक पर्टिकुलर मंथ में। ओके, बिल्कुल। तो इससे सर क्या फायदा होगा? इससे हम 2-3 चीजें कर सकते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय ने ज्यादा काम किया है रिलेटिंग टू अदर एम्प्लॉय, तो उसे ओवर टाइम का पेमेंट मिलना चाहिए। अगर वो एक एफिशिएंट एम्प्लॉय है, अगर उसने एफिशिएंसी से ज्यादा मोर देन एफिशिएंसी परफॉर्म किया है, हायर एफिशिएंसी, देन इन दैट केस उसे बोनस भी मिलना चाहिए सर, उसे इंसेंटिव भी मिलना चाहिए। तो ये भी हम टाइम बुकिंग मेथड से कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो एक बार सर हमें अटेंडेंस का डिटेल्स मिल गया कि हाँ कितना टाइम आ रहा है, कितना टाइम उसने आया है ऑफिस, कितना टाइम उसने छुट्टी लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एचआर डिपार्टमेंट से क्या करेंगे, पूरा एक कंप्लीट लिस्ट निकाल लेंगे कि कितने एम्प्लॉइज है और उनके क्या क्या स्ट्रक्चर है। बेसिकली अगर मैं बोलूं कि ये स्टेप 1 होना चाहिए और ये अल्टरनेटिवली काम करते, मतलब ये एट ए टाइम काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए इसने स्टेप 2 में दिया है। लेकिन ये स्टेप 1 भी हो सकता है, क्योंकि पहला स्टेप आप क्या करोगे, ये आपका स्टेप 1 हो सकता है और वो आपका स्टेप 2 हो सकता है, क्योंकि ये एट ए टाइम काम करते हैं ना। एट ए टाइम एचआर डिपार्टमेंट भी आपको क्या करेगा, लिस्ट दे देगा कि कितने एम्प्लॉइज आज के डेट में काम कर रहे हैं, और एट ए टाइम आपको क्या है, टाइम बुकिंग टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट वो भी डाटा शेयर करेगा, तो आप मैच कर सकते हो। तो सेकेंड नंबर जो पॉइंट है वो है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज और अदर डिटेल्स। ए लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज ऑन द रोल and the rate at which they will be paid is sent by personnel और HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट का काम क्या सर है, हमारे पास अभी कितने एम्प्लॉइज है और हमने उनके साथ कितना सैलरी नेगोशिएट किया है। सपोज आप में से कोई बच्चा है, CMA करने के बाद उसको सपोज 12 लाख का पैकेज मिला, 12 लाख का एनुअल पैकेज मिला। बिल्कुल, ये जो 12 लाख का पैकेज मिला यानी कि मंथली कितना है सर, 1 लाख का है। 1 लाख की पैकेज पेरोल डिपार्टमेंट ने बोल दिया, सर HR डिपार्टमेंट ने बोला कि सर ये मिस्टर हरीश है, ये मिस्टर हरीश को क्या है, ये मिस्टर हरीश है और इसका जो एनुअल पैकेज है वो हमने डिसाइड किया है 12 लाख का। ये मिस्टर हरीश है और इस मिस्टर हरीश का एनुअल पैकेज हमने डिसाइड किया है कितना, 12 LPA का। बिल्कुल, अब इसके बाद ये डिटेल हमें मिलने के बाद कि मिस्टर हरीश है और मिस्टर हरीश का एनुअल पैकेज है 12 लाख, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर मंथ में मिस्टर हरीश का सैलरी कितना हो रहा है, 1 लाख पर मंथ हो रहा है ना, पर मंथ 1 लाख पर मंथ। तो 1 लाख पर मंथ हमें डायरेक्टली उसे पेमेंट नहीं करना है। आपको लग रहा होगा ना कि अगर कोई पर्सन है उसका एनुअल पैकेज 12 लाख पर annum है तो उसे डायरेक्टली 1 लाख मिल रहा होगा, नहीं। हम ये चेक करेंगे कि मिस्टर हरीश इस महीने में कितना दिन ऑफिस आए और कितना दिन उन्होंने छुट्टी लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए। ठीक है, मतलब कितना दिन ऑफिस में वो एब्सेंट थे और कितना दिन प्रेजेंट थे। अगर वो टाइम बेसिस पे या फिर अगर वो पीस रेटेड एम्प्लॉय है, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन्हें पेमेंट किया जाएगा। देन इन दैट केस हमें ये शो करना है कि उन्होंने कितना काम परफॉर्म किया है, कितना उनका परफॉर्मेंस रेशियो है। बिल्कुल, उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ वेज एंड अदर इंसेंटिव्स, इन दोनों की डिटेल्स मिलने के बाद पेरोल डिपार्टमेंट से इन दोनों की डिपार्टमेंट मिलने के बाद क्या होगा, पेरोल डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट एंड पर्सनल डिपार्टमेंट कैलकुलेट द वेज और सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज। देखो मिस्टर हरीश, पहले हम चेक करेंगे कि मिस्टर हरीश नाम का कोई एम्प्लॉय हमारे पास है या नहीं है, यानी कि कोई अनऑथराइज और बोगस एम्प्लॉयमेंट
ठीक है। ऐसा है कि वो हमारी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन वो डेली ऑफिस आ रहा है, ऑफिस का चाय और कॉफी फ्री में पी रहा है, उसको सैलरी भी मिल रहा है। तो कोई बोगस एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, कोई फ्री में नहीं पे करना चाहिए। ओके, कोई ऐसा मतलब विदाउट डमी एम्प्लॉय जैसे होते हैं ना, डमी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, वो हमें चेक करना पड़ेगा। और इसका डिटेल हमें कहाँ से मिलेगा? पेरोल डिपार्टमेंट, सॉरी HR डिपार्टमेंट से, बिल्कुल। तो उसके बाद हमें उसका अटेंडेंस चेक करना है। अटेंडेंस चेक करने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि उसने कितना काम किया है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? उसकी सैलरी वेज जो भी है वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो पेरोल डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट एंड पर्सनल डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट से डाटा लेने के बाद कैलकुलेट करेगा वेज और सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज। ओके, उसके बाद पेरोल डिपार्टमेंट का क्या काम है? पेरोल डिपार्टमेंट प्रिपेयर ए पे स्लिप ऑफ ऑल एम्प्लॉइज ऑथराइज्ड बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट एंड फॉरवर्डेड द सेम टू कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट फॉर फर्दर डिडक्शन एंड पेमेंट। पेरोल डिपार्टमेंट का सिंपल सा काम है सर, उसने लिस्ट बना लिया, लिस्ट बनाने के बाद देख लिया कि ये एम्प्लॉय ने इतना काम किया है, तो उस हिसाब से उसका सैलरी डिसाइड हो गया कि इतना सैलरी इस महीने में, इतना सैलरी उसे मिलना चाहिए। और एक पूरा डिटेल बना के किसे भेजेंगे सर? अकाउंट्स डिपार्टमेंट को और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को, ठीक है, क्योंकि सैलरी तो सर उन्हें ही देना है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। तो उसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेंगे सर? अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखेंगे कि भाई इसका सैलरी, सपोज मिस्टर हरीश का सैलरी, हरीश ने 3-4 दिन छुट्टी लिया है और मिस्टर हरीश का सैलरी सपोज छुट्टी लेने के बाद आ रहा है 96,000। ओके, मिस्टर हरीश का सैलरी वैसे तो 1 लाख रुपए है, लेकिन उसने छुट्टी लिया है कुछ और सपोज 96,000 उसका सैलरी आ रहा है, तो हम 1 लाख उसे पे नहीं करेंगे, 96,000 ही पे करेंगे। और एक और बात मैं बताऊं कि 96,000 भी सर पूरा पे नहीं करेंगे। क्यों सर? क्योंकि इस पेमेंट से आपका कॉस्टिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? इस पेमेंट से कुछ डिडक्शन क्लेम करेगा। सर डिडक्शन क्या होता है? देखो, जैसे एक एम्प्लॉय का बहुत सारे एक एम्प्लॉय का ना बहुत सारे चीजें सैलरी में इंक्लूडेड होता है। जैसे कि आपको टैक्स देना है, मिस्टर हरीश 12 लाख का इनकम कर रहा है ना, तो उसे तो इनकम टैक्स पे करना है। अगर उसे पूरा का पूरा सैलरी मिलेगा तो वो इनकम टैक्स टाइमली पे नहीं करेगा। तो इनकम टैक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। गवर्नमेंट को ये पता है, मोदी गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल में जो भी गवर्नमेंट है जो इनकम टैक्स चार्ज करता है, उन्हें ये पता है कि अगर इंडियन लोगों को अपने पूरा पैसा दे दिया ना कि भाई ये ले तेरा सैलरी 12 लाख का है, पूरा का पूरा ले ले और बदले में हमें हमारी टैक्स टाइम पे दे देना, तो इंडियन लोग इतने सीधे नहीं है कि आपको टाइमली टैक्स पेमेंट करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या बोला है? गवर्नमेंट ने जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी कंपनीज है, कंपनीज को बोला है कि भाई जब इन लोगों को सैलरी पेमेंट करना, उनका जो TDS है ना, मतलब इनका जो इनकम टैक्स होता है वो तुम्हें कैलकुलेट करना है कि मिस्टर हरीश का इनकम अगर 12 लाख है तो उसका इनकम टैक्स क्या होता है, जो भी आप इनकम टैक्स में पढ़ते हो कि 5% लगेगा 2.5 लाख तक। अब नया टैक्स रेट आ चुका है, ठीक है। तो उस हिसाब से पॉइंट क्या है कि चाहे वो न्यू टैक्स सिस्टम फॉलो कर रहा है, चाहे वो ओल्ड टैक्स सिस्टम फॉलो कर रहा है, दोनों के केस में क्या करना है? आपको टैक्स कंसीडर करना है, ठीक है, पूरा एनुअल टैक्स निकालना है, उसके बाद TDS डिडक्ट करना है। और गवर्नमेंट और भी एक चीज बोलता है कि भाई एक साथ अगर डिडक्ट करोगे ना तो शायद बेचारा के जो लास्ट मंथ आएगा मार्च का, उसमें शायद बेचारे के हाथ में कोई पैसा ना ही बचे। इसी वजह से क्या करो, हर महीने इसकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा टैक्स डिडक्ट करके उसे पेमेंट करो, और इसी को बोला जाता है आपका TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ओके, तो मिस्टर हरीश को पूरा सैलरी नहीं मिलेगा, 96,000 पूरा नहीं मिलेगा, उसमें से डिडक्ट हो जाएगा TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ओके, और सैलरी चैप्टर में और एक पॉइंट आपने पढ़ा होगा जो था PF, जिसका नाम था प्रोविडेंट फंड। ओके, सो अगर जो भी प्रोविडेंट फंड वगैरह है ना, अगर एम्प्लॉय कुछ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने, एम्प्लॉयर तो करेगा, एम्प्लॉयर तो ये जो 96,000 है ना, इस 96,000 से कुछ PF का बैलेंस भी होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF, वो भी डिडक्ट किया जाएगा, और एम्प्लॉय भी अगर कुछ चाहता है तो वो भी डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। जितना भी मिस्टर हरीश चाहता है कि मैं अपनी फ्यूचर में, अपनी बुढ़ापे के टाइम पे वो पैसा यूज करूंगा, PF में कंट्रीब्यूशन करूंगा, तो वो भी पैसा क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट करना पड़ेगा। तो सपोज आप सोच के चलिए कि अगर किसी का 1 लाख का इनकम है तो पूरा नहीं आएगा, सपोज उसके पास आ रहा है 80,000, क्योंकि 16,000 उसका आपका PF का बैलेंस एंड TDS ऐसा होकर डिडक्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक्चुअल ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज मिस्टर हरीश का सैलरी है महीने का 1 लाख, तो जितना भी उसने छुट्टी लिया है अदर देन पेड लीव्स, वो आपको माइनस करना है। बिल्कुल सर,
उसके बाद क्योंकि उसे जितने भी दिन उसने छुट्टी लिया उसका सैलरी हमें नहीं देना है तो वो माइनस करना है। उसके साथ साथ और एक चीज भी उन्हें माइनस करना है और वो है पीएफ, जो भी प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है या फिर जो भी स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ प्रोविडेंट फंड, और भी बहुत सारे फंड है। तो स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन जितना है वो भी माइनस करना है एंड उसी के साथ साथ जो टैक्स है वो भी आपको माइनस करना है। तो पेरोल डिपार्टमेंट का यहाँ पे क्या काम है देख लेते एक बार। देखो, कॉस्टिंग और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट डिडक्ट ऑल द स्टैट्यूटरी डिडक्शन सच एज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, TDS on salary after all the deductions, wages and salaries paid to employee। सब कुछ डिडक्ट करने के बाद आपका जो मिलेगा ना वो आपका सैलरी है। बिल्कुल, यहाँ पे स्टूडेंट दो टर्म आते हैं जो कि हमें याद रखना है, ठीक है। आगे जाके भी हम इसे डिस्कस करेंगे। दो टर्म होता है, एक होता है कॉस्ट टू कंपनी, एक होता है कॉस्ट टू कंपनी, जिसे आप शॉर्ट में क्या बोलते हो, CTC, कॉस्ट टू कंपनी। और एक होता है कैश टू कंपनी। ओके, सो क्या होता है सर ये कॉस्ट टू कंपनी, क्या होता है, CTC क्या होता है? देखो, जैसे हमने मिस्टर हरीश का एग्जांपल लिया ना, मिस्टर हरीश का सैलरी कितना है सर, 12 लाख का है एनुअली। ये उसका CTC है। जो आप लोग सुनते हो ना कि CMA में इस बार का हाईएस्ट पैकेज 22 लाख का गया है, 26 लाख का, 28 लाख का गया है, ठीक है। इस कंपनी ने इस पर्सन को 28 लाख की सैलरी पेमेंट किया है, 28 लाख की पैकेज दिया है, ठीक है, 28 लाख में हायर किया है। वो बेसिकली सैलरी नहीं होता है, वो एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में उतना पैसा नहीं आएगा, वो होता है कॉस्ट टू कंपनी। ओके, अब ये कॉस्ट टू कंपनी सर क्या है? कॉस्ट टू कंपनी का मतलब है, कॉस्ट टू कंपनी का मतलब है कि एक एम्प्लॉय को आप हायर जब करते हो ना, उसके रिलेटेड आपका क्या क्या कॉस्ट जा रहा है कंपनी से, ठीक है। एम्प्लॉय को भले ही कम पैसा मिल रहा है, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर हरीश एक एम्प्लॉय है, हरीश, इसकी सैलरी 12 लाख का है, ठीक है। सो ये जो 12 लाख है ना, ये 12 लाख पूरा का पूरा कैश अमाउंट नहीं है, इसमें दो तीन चीजें, ठीक है। पहला चीज है कि मिस्टर हरीश को जो भी कैश पोर्शन में मिल रहा है वो तो पहला पॉइंट आएगा। दूसरा, उसे जो बेनिफिट्स मिल रहा है, सपोज उसको एक कार बेनिफिट दिया गया है, ठीक है, उससे मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया गया है, वो भी तो कंपनी के लिए कॉस्ट है ना, वो पैसा कहां से आएगा? अगर सपोज मिस्टर हरीश को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, मिस्टर हरीश अगर वो लोन किसी और से लेता तो उसे पैसे देने पड़ते, तो हम बेनिफिट दे रहे हैं एज अ कंपनी। और एट द सेम टाइम मिस्टर हरीश को पैसे ना दे के अगर हम बैंक में इन्वेस्टमेंट करते, बैंक में FD वगैरह मार लेते, तो वहां से भी हमें पैसा आता। बिल्कुल, तो कंपनी के लिए एक एम्प्लॉय को हायर करके रखने के लिए कितना कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है। इट्स नॉट ओनली सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स लाइक रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी, अगर कोई फ्री में टिकट्स वगैरह दिया है, मूवी टिकट्स हो गया, या फिर कोई ट्रैवलिंग पैकेज दिया है एम्प्लॉय को, ये सारे के सारे क्या आएगा? कॉस्ट टू कंपनी में आएगा, ठीक है। आप एम्प्लॉय के लिए पेंशन फंड के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, आप एम्प्लॉय की प्रोविडेंट फंड के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, ये सब कुछ क्या है आपका? कॉस्ट टू कंपनी में आएगा। और कैश टू कंपनी मतलब एम्प्लॉय इन हैंड कितना कैश दे रहा है या फिर बैंक अकाउंट में कितना क्रेडिट कर रहा है एम्प्लॉय का, सब कुछ आपका डिडक्ट होके एम्प्लॉय की पॉकेट में कितना आ रहा है, ठीक है। तो जब भी आप ये फैंसी नेम सुनते हो ना कि आपको 2 करोड़ का सैलरी मिला है, 1 करोड़ का सैलरी मिला है, बैंक अकाउंट में उतना पैसा नहीं आया। जैसे कोई CMA के कोई पर्सन है या फिर CMA के कोई रैंक होल्डर है जिसे किसी PSU कंपनी ने 24 लाख में अपॉइंट कर लिया, दैट मीन्स कि उसकी 2 लाख की सैलरी मंथली नहीं है, ठीक है। उसमें से तो सबसे पहले मोदी गवर्नमेंट क्या करेगा, निर्मला जो ताई है हमारी, निर्मला जी, वो पहले टैक्स ले लेंगे, पहले बोलेंगी सैलरी क्रेडिट होने से पहले आपको टैक्स दे देना है, उसके बाद जो पॉइंट है, ठीक है। 24 लाख से पहले तो वो टैक्स ले लेंगे, ओके। उसके बाद जो पैसा बचा उसमें से कुछ PF में डिडक्ट हो जाएगा आपका, ओके। और कुछ पैसा आपका होगा कि पर्क्विजाइट्स मतलब बेनिफिट्स, एम्प्लॉय को कार बेनिफिट मिला है, एम्प्लॉय को गोल्फ कोर्स जो होता है ना, गोल्फ खेलने के लिए आपको वो एक्सेस मिला है, वो भी आपका एक बेनिफिट है। एम्प्लॉय को यूनिफॉर्म मिला है, ठीक है, एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिला है, वो भी आपका है। एम्प्लॉय को कार मिला है ऑफिस की तरफ से, वो भी एक पर्क्विजाइट है, ठीक है। ये सारे के सारे पर्क्विजाइट्स में आपके आते हैं। जो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स होता है जो एक कंपनी प्रोवाइड करता है अपनी एम्प्लॉइज को, और ये लाइफस्टाइल वगैरह को मेंटेन करने के लिए होता है। एम्प्लॉइज तो ऑप कर सकते हैं कि अरे हाँ, मैं एक ऐसे कंपनी में जॉब कर रहा हूँ जहां पे हमें ये सारा एक्सेस मिला है,
ठीक है। तो इसमें कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयज की लाइफस्टाइल भी इंक्रीमेंट होता है और कंपनी को कम पैसा भी देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी अपने अदर जो ब्रांड्स होते हैं ना उनके साथ पार्टनरशिप होता है, वहां पे वो नेगोशिएट कर सकता है। बिल्कुल। तो पहले क्या करना है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट एक चीज करेगा सर, एम्प्लॉय का सैलरी कैलकुलेशन होने के बाद जितना भी पेरोल डिपार्टमेंट ने सैलरी कैलकुलेट करके दिया, हमारी एग्जांपल के लिए अगर हम बोले तो 96,000, इस 96,000 से पहले सर क्या करना है, टैक्स माइनस करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज है, लाइक आपका पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, आपका बोनस के लिए जो सॉरी आपका जो क्या है पेंशन के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो हो गया, ये सब आपको माइनस करना है। बिल्कुल। उसके बाद जो भी बचा, सपोज 16,000 माइनस करने के बाद 80,000 बच गया, तो ये 80,000 क्या होगा, मिस्टर हरीश के अकाउंट में क्रेडिट होगा। बिल्कुल। उसके बाद पेरोल डिपार्टमेंट का काम इतने में खत्म नहीं हुआ, एम्प्लॉय को तो सैलरी मिल गया, एम्प्लॉय के अकाउंट तो क्रेडिट हो गया, लेकिन अब पेरोल डिपार्टमेंट का ये काम है कि सर हमें टाइमली ये जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है ना, जो पीएफ का पैसा है, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का पैसा है, या फिर जो आपका टीडीएस का पैसा है, वो निर्मला ताई को देना है। टीडीएस का पैसा आप ज्यादा दिन तक होल्ड करके नहीं रख सकते, उसका एक ड्यू डेट होता है। इस महीने का आपने टीडीएस काटा ना, सपोज अप्रैल के महीने में आप हो या फिर जनवरी के महीने हो, सपोज जनवरी के महीने पे आप हो, तो आपको फरवरी 15 तक टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना है, वरना इंटरेस्ट, इस पे भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं निर्मला ताई। बिल्कुल। तो इसी वजह से क्या करना है, स्टैट्यूटरी ड्यूज को पे करना, जो भी स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज है उसे टाइमली डिपॉजिट करना, ये भी पेरोल प्रोसीजर का एक हिस्सा है, ठीक है। इसी वजह से मुकेश अंबानी ने एक टाइम पे गवर्नमेंट को एक बोला था कि आपकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, काम ठीक से नहीं कर पा रहे, ओके, क्योंकि इस पेरोल प्रोसीजर में टीडीएस को डिडक्ट करो, उसे टाइमली गवर्नमेंट को पेमेंट करो, टैक्स एम्प्लॉय को आप सैलरी पे कर रहे हो, उसका टैक्स कैलकुलेशन करो, उसका अगर वो कुछ अदर बेनिफिट्स भी देता है कि मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, मेरा अदर सोर्सेज का इनकम है, उससे भी कंसीडर करो। तो इन सारे चक्कर में बिजनेसमैन क्या कर सकता है, अपने बिजनेस में फोकस नहीं करता है, ज्यादा एनर्जी बिजनेस का इसी में यूज हो जाता है। तो मुकेश अंबानी ने एक बार बोला था एम्प्लॉय गवर्नमेंट को कि ये जो टीडीएस का चक्कर है ना, अगर ये हट जाए तो बिजनेस और ज्यादा ग्रो करेगा, और ये टीडीएस का एक सिस्टम जो इंडिया में वो बहुत खराब है। बिल्कुल। लेकिन जो भी प्रोसीजर है गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन का, यही एक तरीका है कि अगर वो टीडीएस वाला सिस्टम नहीं रखेंगे ना, या फिर एम्प्लॉयर को नहीं बोलेंगे कि आप टीडीएस डिडक्ट करो, तो एम्प्लॉय जितने भी जॉब होल्डर्स है वो कभी टैक्स नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो पेरोल प्रोसीजर ऐसा ही चलता है। क्या क्या प्रोसीजर है सर, पहले जो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट है वो अटेंडेंस रिकॉर्ड करेंगे, और वो अटेंडेंस की डिटेल टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग वाले पेरोल डिपार्टमेंट को भेजेंगे। और जो एम्प्लॉइज है, जितने भी एम्प्लॉइज की लिस्ट है जो ऑफिस में हमारे काम कर रहे, जो हमारी कंपनी में काम कर रहे, उनका एक लिस्ट एचआर डिपार्टमेंट क्या करेगा, या फिर पर्सनल डिपार्टमेंट वो पेरोल डिपार्टमेंट को भेजेगा। उसके बाद एम्प्लॉय ने जितना भी छुट्टी वगैरह लिया होगा, इन सबको कंसीडर करने के बाद पेरोल डिपार्टमेंट क्या करेगा, सैलरी कंप्यूट करके देगा, सैलरी या फिर जो वेजेस जो भी है। बिल्कुल। उसके बाद जो पेरोल डिपार्टमेंट एक बार इस सैलरी को कंप्यूट करेगा और वो भेजेगा इसे किसे सर, वो इसे भेजेगा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। बिल्कुल। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट या फिर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेजने के बाद अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा सर, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इसमें से कुछ स्टैट्यूटरी डिडक्शन करेगा, लाइक पीएफ का जो डिडक्शन है वो करेगा, टीडीएस आपका जो है वो डिडक्ट करेगा, ईएसआई वगैरह वो डिडक्ट करेगा। डिडक्ट करने के बाद जितना भी एम्प्लॉय का बचा हुआ सैलरी है वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद पेरोल डिपार्टमेंट का काम इसी में खत्म नहीं होता है, जो भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है जैसे कि आपका पीएफ है, टीडीएस है, ये सारे के सारे उन्हें बिफोर ड्यू डेट गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो सर थोड़ा सा इससे अच्छे प्रोसीजर के साथ, डायग्रामेटिक थोड़ा सा मॉडर्न प्रेजेंटेशन के साथ हम इसे डिस्कस करेंगे। स्टेजेस ऑफ पेरोल प्रोसेसिंग, ये कुछ नहीं है, जैसे आपका पहला वाला स्टेज था ना, पहले वाला जो वो था वो ये ऑन बोर्ड एम्प्लॉइज डिफाइन पेरोल पॉलिसी। ये थोड़ा सा डिटेल में कि पहले आपको क्या करना है, एम्प्लॉय को हायर करना है, उसके बाद उसका पेरोल पॉलिसी क्या करना है, डिफाइन करना है। ये एचआर डिपार्टमेंट का काम है। ये किसका काम है सर, एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट का काम है। ऑन बोर्ड एम्प्लॉइज मतलब एम्प्लॉइज को हायर करना है आपको, उसके बाद
पेरोल पॉलिसी, उसका सैलरी कितना होगा, उसका कितना सीटीसी होगा, वो आपको एम्प्लॉय के साथ नेगोशिएट करना है। उसके बाद गैदर एम्प्लॉय इनपुट्स। ओके, एम्प्लॉय का मतलब ये कौन करेगा सर, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, ये करेगा आपका टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, बिल्कुल। सो गैदर एम्प्लॉय का जो भी इनपुट्स है वो गैदर करना है। वैलिडेट एम्प्लॉइज इनपुट, उसे आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है। उसके बाद जो भी आप पेरोल डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा एम्प्लॉय का सैलरी कितना होता है। उसके बाद आपको करना है डिसबर्स एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय का सैलरी आपको डिसबर्स करना है। जो भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है उससे डिडक्ट करना है और उस सैलरी शीट को मेंटेन करके रखना है। जो भी हमने पढ़ा वही लिखा है, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली प्रेजेंट है। ओके, तो पहला स्टेप आता है कि आपने पहले एम्प्लॉय को हायर किया, उसके बाद उसका जो सैलरी वगैरह है वो एचआर डिपार्टमेंट का काम है, एचआर डिपार्टमेंट वो डिफाइन करेगा। उसके बाद गैदर एम्प्लॉय इनपुट्स, जो भी एम्प्लॉय ने काम किया एक महीने में वो सारा का सारा वो क्या करेगा, गैदर करेगा। उसके बाद वैलिडेट एम्प्लॉय इनपुट, एम्प्लॉय का जो भी इनपुट है उसे वैलिडेट किया जाएगा कि हाँ एक्चुअली में उसने इतना काम किया है या नहीं। उसके बाद कैलकुलेट पेरोल, पेरोल आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद एम्प्लॉय का जो भी सैलरी बचता है ना वो क्या करना है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट करेंगे, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, ये कौन करेंगे, अकाउंट डिपार्टमेंट और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। और ये दोनों चीजें कौन करेंगे, पेरोल डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट। ओके, ये कौन करेंगे, पेरोल डिपार्टमेंट, बिल्कुल। उसके बाद आएगा पे स्टैट्यूटरी ड्यू, जो भी आपका स्टैट्यूटरी ड्यूज है वो आपको पेमेंट करना है। और डिसबर्स पे और डिसबर्स पे स्लिप एंड अमाउंट और कंप्यूटेशन शीट, जो भी आपका पे स्लिप है वो आपको रिकॉर्ड के लिए भेज देना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक बात बताइए कि एम्प्लॉय का सैलरी से क्या क्या ऐड होता है और क्या क्या डिडक्ट होता है, एक बार उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, आइटम्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी से सर क्या डिडक्ट होगा। अगर मिस्टर हॉरिस को 1 लाख का सैलरी मिल रहा है तो उससे क्या अमाउंट, कौन कौन से अमाउंट डिडक्ट होगा। नंबर 1 आपका है प्रोविडेंट फंड। ओके, जितना भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को कंट्रीब्यूट करना चाहता है, जितना भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को कंट्रीब्यूट करना चाहता है, नॉर्मली क्या होता है, एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूशन करता है। अगर आप लोगों ने टैक्स में पढ़ा होगा, अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉय के लिए लिमिट कितना है, 12% ऑफ सैलरी। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर का, अगर एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मेंटेन कर रहा है, अगर एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मेंटेन कर रहा है, देन इन दैट केस उसके लिए जो लिमिट है प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करने के लिए वो कितना है, 12% ऑफ सैलरी। ओके, सैलरी का मतलब क्या है सर, बेसिक प्लस डीआई प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ये सारे सैलरी का डिटेल है, ये आपको डीटी में पढ़ना है। ओके, कॉस्टिंग में इसका कोई काम नहीं है। प्रोविडेंट फंड जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, अब प्रोविडेंट फंड नॉर्मली क्या होता है, प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें 2 लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये दोनों का कंट्रीब्यूशन मिलके वो डिपॉजिट होगा, वो कंपाउंडिंग होगा, और जब एम्प्लॉय रिटायर्ड होगा उस टाइम पे उसे मिलेगा प्रोविडेंट फंड का पूरा पैसा। बिल्कुल, देखो प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट स्टूडेंट आया क्यों, प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट सर क्यों आया है, अगर किसी एम्प्लॉय को, मिस्टर हरीश को अगर 1 लाख का सैलरी मिल रहा है ना, अगर उससे पूरा का पूरा 1 लाख सैलरी दिया गया ना आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस, क्योंकि टैक्सेस उसके पास नहीं रहेंगे, टैक्सेस तो निर्मलता ही ले लेगी, लेकिन जो भी पैसा उसे मिल रहा है, सपोज टैक्स माइनस करने के बाद 85,000 मिल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि इसे पूरा पैसा नहीं दो, उसे क्या करो, छोटे मोटे 5,000 6,000 ऐसा जो भी है उसका मंथली सैलरी, उससे एक सर्टेन परसेंटेज डिडक्ट करके रखो। ओके, क्यों रखना है सर, क्योंकि जब आप यंग होते हो ना तब आप मेहनत बहुत ज्यादा करते हो, ठीक है, आपको जितना भी पैसा मिलेगा उसी हिसाब से आपका खर्चा भी होगा। अगर आज मेरा सैलरी या फिर आज मेरा इनकम 1 लाख का है मंथली, तो मेरा जो खर्चा है ना उसी हिसाब से होगा। लेकिन अगर मेरा इनकम 10,000 का है तो वो भी खर्चा होगा, क्योंकि ऐसे भी एम्प्लॉई है जिनकी सैलरी, मंथली सैलरी 10 लाख का है, ठीक है, जिनकी मंथली सैलरी 1 लाख का भी है और किसी किसी लोगों का 10,000 का भी है, और तीनों सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन तीनों का लाइफस्टाइल बहुत अलग है। ओके, जो 10,000 इनकम कर रहा है उसका लाइफस्टाइल बहुत अलग है, जो 1 लाख इनकम कर रहा है उसकी लाइफस्टाइल थोड़ा सा बेटर है, और जो 10 लाख कर रहा है ना उसकी भी लाइफस्टाइल बहुत अलग है। और तीनों से आप पूछोगे ना बहुत कम सेविंग कर पाएंगे, अगर आप उन्हें पूरा पेमेंट करोगे तीनों क्या करेंगे, बहुत कम ही मतलब कम सेविंग कर पाएंगे। जो 10 लाख
इनकम कर रहा है ना, उसे अगर आप मंथली 10 लाख दोगे तो वो पूरा खर्च कर लेगा। जो 1 लाख इनकम कर रहा है उसको भी अगर 1 लाख मिलेगा वो भी पूरा खर्च कर लेगा। सैलरी कभी आपकी नीड्स फुलफिल नहीं कर सकता, क्योंकि जितना आपको सैलरी मिलता है ना, आपकी लाइफस्टाइल, आपको सोसाइटी में ऐसा लाइफस्टाइल बनाया गया है कि आप वो पूरा का पूरा सैलरी खर्च कर लोगे, बिल्कुल। और जो 10,000 भी इनकम करता है उसके पास भी सैलरी में कुछ नहीं बचता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि देखो ऐसा एक चीज होना चाहिए जहां पे एम्प्लॉय का कुछ पैसा एक पर्टिकुलर जगह पे सेव होके रहना चाहिए। जब वो रिटायर्ड होगा ना तब उसे पैसा मिलेगा। एम्प्लॉय का पैसा एक पर्टिकुलर जगह पे सेव होके रहना चाहिए, जहां पे उसे क्या होगा, जहां पे आफ्टर रिटायरमेंट उसे वो सैलरी या फिर उसे वो अमाउंट मिलेगा। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने बनाया प्रोविडेंट फंड, जिसे पीएफ, शॉर्ट में पीएफ बोला जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे चीजें इसमें अलाउ किया। पहले तो एम्प्लॉय एग्री नहीं कर रहे थे कि सर हम क्यों पीएफ में पैसा डालेंगे, ओके, हम क्यों पीएफ में पैसा देंगे, हमारी सैलरी है, हमें 10 लाख मिल रहा है तो मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं ना। जो 10 लाख इनकम कर रहा है, भाई मैं 10 लाख इनकम कर रहा हूं तो मुझे तो पैसा, मैं मेहनत कर रहा हूं, इसी वजह से मुझे पैसा मिल रहा है। मुझे कोई फ्री में तो थोड़ी ना पैसा दे रहा है, तो उस पैसे के ऊपर पूरा हक मेरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी सैलरी है वो मुझे इमीडिएटली मिलना चाहिए, और वो मैं इमीडिएटली, मेरा मर्जी है, मैं खर्च करूं, मैं सेविंग करूं, जो भी मर्जी है वो मैं करूंगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में एम्प्लॉय के पास पैसा नहीं बचता, वो कुछ भी सेविंग नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट ने बोला कि मैंडेटरी कर लो कि एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ पैसा अपना सेव करके रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयज एग्री नहीं कर रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, एम्प्लॉय भी देगा और एम्प्लॉयर भी देगा। तो एम्प्लॉय को एक बेनिफिट मिला कि अरे हाँ, मुझे मेरे सैलरी के अलावा और एक बेनिफिट मिल रहा है। अगर मैं पीएफ डिपॉजिट नहीं करूंगा तो जो एम्प्लॉयर से मिलने वाला है पैसा वो नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर भी कुछ एम्प्लॉयज एग्री नहीं कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि यार भाई हमें आपको इंटरेस्ट भी देना होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, आपको इंटरेस्ट भी पे करेंगे इसमें, ठीक है। सपोज हम 8%, मार्केट में जो भी इंटरेस्ट चल रहा है वो पेमेंट करेंगे। फिर एम्प्लॉय और थोड़ा सा खुश हो गए कि हाँ अब तो करेंगे। लेकिन फिर भी डाउट था कि भाई अगर 50 साल बाद पैसा मिल रहा है, ठीक है, अगर मुझे 50 साल हो चुका है या फिर 60 साल हो चुका है और उसके बाद पैसा मिल रहा है, अगर 1 करोड़ रुपए भी मिल रहा है, तो निर्मला ताई तो बैठी हुई है ना कि कैसे इनकम आएगा और कैसे हम 30% ले लेंगे, कैसे इनकम आएगा, कैसे हम 30% इमीडिएटली कट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने और एक चीज बोला कि भाई प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होता है ना, अगर वो एक रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है या फिर अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए एसपीएफ है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, या फिर जीपीएफ है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है, देन इन दैट केस आपका पूरा का पूरा इनकम जो भी आप आफ्टर रिटायरमेंट विड्रॉ करोगे वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है, और आप इसी पैसे से लोन भी ले सकते हो। तो प्रोविडेंट फंड का बहुत सारा बेनिफिट है, ठीक है। इसका क्या क्या टैक्सेशन का बेनिफिट है, क्या क्या बेनिफिट आप ये होगा, ये आप डायरेक्ट टैक्स में पढ़ोगे। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि एम्प्लॉय जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ना प्रोविडेंट फंड के लिए, वो उसकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। क्योंकि पैसे कहां से आएंगे, अगर मिस्टर हरीश को 1 लाख की सैलरी मिल रहा है, ठीक है, तो वो इसी से ही तो जो भी पैसा खर्च करेगा इसी से ही तो खर्च करेगा ना। तो पीएफ का जो पैसा है वो भी तो इसी से ही जाएगा आपका। तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का नहीं, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो डिडक्ट किया जाएगा उसकी सैलरी से। उसके बाद आता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ओके। ईएसआई में जो भी आपको कंट्रीब्यूशन करना है एम्प्लॉय की सैलरी से, जो भी डिडक्ट किया गया है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में, वो भी क्या होगा, एम्प्लॉय की सैलरी से माइनस होगा। उसके बाद ऑब्वियसली जो निर्मला ताई को आपको देना है टीडीएस, वो तो डिडक्ट होगा ही होगा। उसके बाद एक और टैक्स होता है जो होता है आपका प्रोफेशनल टैक्स। इसके बाद और एक टैक्स होता है जो होता है आपका प्रोफेशनल टैक्स। ये प्रोफेशनल टैक्स सर कैसे लिया जाता है, हर एक स्टेट क्या करता है, प्रोफेशनल टैक्स लेता है अपनी एम्प्लॉई से, कि जिस भी स्टेट में आप जॉब कर रहे हो, आप सपोज आप हैदराबाद में जॉब कर रहे हो तो आपको तेलंगाना स्टेट को देना है, ठीक है। अगर आप उड़ीसा में जॉब कर रहे हो, भुवनेश्वर में जॉब कर रहे हो, तो आपको उड़ीसा गवर्नमेंट को प्रोफेशनल टैक्स देना है। अगर आप दिल्ली में जॉब कर रहे हो तो दिल्ली गवर्नमेंट को आपको प्रोफेशनल टैक्स देना है। नॉर्मली सर ये कितना होता है, 200 रुपए का होता है, ठीक है। ये 2400 होता है या फिर 2000। कभी कभी जो नए एम्प्लॉइज है उन्हें 2000 लिया जाता है एक सर्टन लिमिट के लिए, 2000 का लिया जाता है, और एक सर्टन लिमिट के बाद अगर आपका इनकम है तो आपसे 2400 का लिया जाता है। बहुत ही कम है पूरे साल भर में, मतलब पर मंथ आपको 200 रुपए देना है बस, ठीक है। तो ये सैलरी में भी आपको डिडक्शन वगैरह मिल जाता है इसका, जो भी आप प्रोफेशनल टैक्स पे करते हो इसका भी डिडक्शन आपको मिल जाता है इमीडिएटली। जो भी आप 2400 पे करते हो उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाता है आपके सैलरी में, बिल्कुल
बिल्कुल। तो प्रोफेशनल टैक्स भी आपको माइनस करना है। अदर डिडक्शन सर क्या है? अदर डिडक्शन है वॉल्यूंटरी कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। जैसे मैंने बोला ना कि प्रोविडेंट फंड को एम्प्लॉयर जो है नॉर्मली क्या करते हैं, 12% ऑफ सैलरी, अगर कोई रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो 12% ऑफ सैलरी वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो भी 12% करेगा, जितना एम्प्लॉयर कर रहा है उतना वो करेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय चाहे तो अपने फ्यूचर के लिए अगर वो चाहता है कि मैं ज्यादा पैसा सेव करके रखूं तो वो ज्यादा अमाउंट भी डिडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अगर कोई वॉल्यूंटरी कंट्रीब्यूशन होता है प्रोविडेंट फंड में, इफ एनी एम्प्लॉय सो डिजायर मे कंट्रीब्यूशन ओवर एंड एबव द कंट्रीब्यूशन पेएबल बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर से ज्यादा आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो उसे हम बोलेंगे वॉल्यूंटरी कंपनसेशन, सॉरी वॉल्यूंटरी कंट्रीब्यूशन, और वो भी आपका माइनस किया जाएगा फ्रॉम सैलरी। कंट्रीब्यूशन टू बेनेवलेंट फंड। ओके, बेनेवलेंट फंड क्या होता है सर? देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बॉडी में आप काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि कोई कैजुअलिटी हो जाए। इंश्योरेंस तो आपका है, स्टेट इंश्योरेंस स्कीम आपका है, एम्प्लॉयर का मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह होगा, आपका लाइफ इंश्योरेंस होगा। लेकिन कोई यूनियन की बात सोचो आप, कोई यूनियन है या फिर कोई प्रोफेशनल बॉडी है, ओके, वो लोग क्या करते हैं ना, सेम लोग मिलके फंड बनाते हैं, बेनेवलेंट फंड। उसमें क्या होता है, हर कोई एम्प्लॉय छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन करता है, बहुत ही कम होगा। ठीक है, जैसे आप लोगों का, अब जब सीएमए का मेंबर बन जाओगे ना, तो सीएमए के मेंबर के लिए एक बेनेवलेंट फंड है। ओके, यानी कि फ्यूचर में अगर किसी सीएमए मेंबर का कोई भी इमरजेंसी आता है या फिर कोई भी हालत खराब हो जाता है, कोई भी फाइनेंशियल नीड है, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि कोई सीएमए का एक मेंबर है जो सीएमए का मेंबरशिप लिया है और सीएमए इंस्टीट्यूट से, और उसे कैंसर है और बेचारे के पास पैसा नहीं है ट्रीटमेंट करने के लिए, तो उस टाइम पे हर एक मेंबर क्या करते हैं ना, हर एक मेंबर हर साल, जैसे मैं सीएमए का मेंबर हूं, ओके, मैंने मैं जब क्वालिफाई हुआ तो उसके बाद इमीडिएटली सीएमए का मेंबरशिप ले लिया, तो उसमें एक ऑप्शन रहता है, क्या आप बेनेवलेंट फंड में कंट्रीब्यूशन, मेंबर्स बेनेवलेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो? ठीक है, ये 1000 2000 जो भी हो सकता है, अमाउंट एक फिक्स किया जाता है और उतना आपको कंट्रीब्यूशन करना है, और बदले में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर कोई एक मेंबर का, मतलब कोई भी फिनेंशियल क्राइसिस आता है या फिर उसमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आता है, कोई बड़ी सी बीमारी है, तो इस फंड से आपको क्या हो सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। जो आपका सीमा है, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका एक बहुत बड़ा बेनेवलेंट फंड है। ओके, सीएमए इंस्टीट्यूट का एक मेंबर्स के लिए एक बेनेवलेंट फंड है। तो ये जो फंड है ये बहुत हेल्प करता है मेंबर्स लोगों के लिए या फिर किसी भी यूनियन का, ऑर्गेनाइजेशन का, लेबर लोगों के लिए। तो अगर आपने इसमें कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो वो भी आपको मिलेगा। लोन और लोन डिडक्शन, अगर आपने अपनी एम्प्लॉयर से कोई भी लोन लिया है ना, ठीक है, और आप अपनी सैलरी से, लोन अगेंस्ट सैलरी आपने लिया है और आपने बोला है कि इसका जो ईएमआई है या फिर इसका जो अमाउंट है वो आप सैलरी से डिडक्ट करोगे, तो जितना भी फिक्स हुआ है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय वो माइनस किया जाएगा। उसके बाद अदर एडवांसेस एंड ड्यूज, अगर आपने साल में कोई एक्स्ट्रा एडवांसेस वगैरह लिया है कि हाँ सर मेरा बेटी की शादी है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए, ठीक है, और एम्प्लॉयर अगर वो प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी आपकी सैलरी से माइनस किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द जो भी एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो ये सारे के सारे अमाउंट आपका क्या होगा, माइनस किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या क्या अमाउंट सर माइनस किया जाएगा एम्प्लॉय की सैलरी से? बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसे एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। प्रोविडेंट फंड, दूसरा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, तीसरा है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, चौथा है प्रोफेशनल टैक्स, और जो एक्स्ट्रा डिडक्शन है उसमें है वॉल्यूंटरी कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू एनी बेनेवलेंट फंड, वो भी आप डिडक्शन करोगे अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। थर्ड आपका आ जाएगा लोन डिडक्शन, फोर्थ आपका आ जाएगा अदर एडवांसेस एंड ड्यूज, ये जो है ये आपका डिडक्शन करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, तो पेरोल प्रोसीजर सर यहां तक था आपका। ओके, एम्प्लॉय का सैलरी से क्या क्या माइनस किया जाता है, क्या क्या ऐड किया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की हम बात करते हैं जिसका नाम है खाली वक्त, यानी कि आइडल टाइम। ओके, आइडल टाइम सर क्या होता है? आइडल टाइम एक ऐसा टाइम है जहां पे आप पे तो कर रहे हो एम्प्लॉय को, लेकिन आपका कुछ भी इन रिटर्न, कुछ भी आपका आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है। ओके, आइडल टाइम आपका एक ऐसा टाइम है जहां पे आप एम्प्लॉय को पे तो कर रहे हो, ओके, एज ए एम्प्लॉयर आपकी कंपनी पे तो कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉय से बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है सर, देख लेते एक बार।
द टाइम ड्यूरिंग विच नो प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बिकॉज वर्कर्स रिमेन्स आइडिल बट आर पेड। आपको प्रोडक्शन में कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन आपको पैसा देना पड़ रहा है, एम्प्लॉय को आपको सैलरी देना पड़ रहा है। ओके, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम पेड एंड टाइम बुक्ड। ओके, आपने कितना टाइम दिया है और एम्प्लॉय ने कितना टाइम काम किया है, वो है आपका आइडल टाइम। ओके, टाइम एक्चुअल टाइम वर्क, आइडल टाइम बेसिकली क्या है, एक्चुअल टाइम पेड, एक्चुअल टाइम पेड। ओके सर, माइनस एक्चुअल टाइम वर्क, एक्चुअल टाइम वर्कड। ओके, टाइम पेड एंड टाइम वर्क के बीच में जो भी आपका डिफरेंस है सर, वो है आपका आइडल टाइम। सर ये आइडल टाइम दो तरह की नॉर्मली हो सकते हैं, एक तो हो सकता है आपका नॉर्मल आइडल टाइम एंड एक हो सकता है आपका एबनॉर्मल आइडल टाइम। आइडल टाइम क्या हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, वन इज योर नॉर्मल आइडल टाइम एंड अनदर इज योर एबनॉर्मल आइडल टाइम। ओके, अब इस आइडल टाइम में एक और चीज भी आपको ध्यान रखना है कि आइडल टाइम में जो नॉर्मल आइडल टाइम व्हिच एम्प्लॉय आर पेड इंक्लूड्स हॉलीडेज, पेड लीव्स, अलाउएबल रेस्ट एंड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल अगर हम ले तो पेड लीव्स अगर है, पेड लीव्स अगर है, मतलब बहुत सारे कंपनी में ऐसा होता है रूल्स कि आपको क्या करना है, और गवर्नमेंट का भी ये एक स्ट्रिक्ट रूल है कि एम्प्लॉय को आपको पेड लीव्स पे भेजना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉय को आपको काम से थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि अगर काम का ज्यादा ओवरलोड है तो एक बीच में हुआ था ना, एक सीए था जो कि ENY, एक बिग फोर का एक फार्म है। ओके, बिग फोर में एक फार्म ENY है, एस्टर्न एंड यंग, इसमें एक एम्प्लॉय, एक फीमेल सीए वर्क कर रहे थे और ओवरलोड की वजह से, वर्क ओवरलोड की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो लोग वर्क प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, इसी वजह से एम्प्लॉयज को कुछ छुट्टी चाहिए, पेड लीव्स। हर एक कंपनी में एक प्रोसीजर होता है कि मंथली आप एक या फिर दो पेड लीव ले सकते हो, एंड आप एनुअली आपको 60-30 मतलब मिनिमम एक महीने का पेड लीव मिलता है, या फिर 2 महीने का पेड लीव किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। ओके, जो भी रेस्ट टाइम आपने एम्प्लॉय को अलाउ किया है, जैसे कि लंच ब्रेक हो गया, टी टाइम हो गया, कॉफी टाइम हो गया, इसका है, और जो भी आपका हॉलीडेज है, जैसे संडे हो गया, आपका संडे जो नॉर्मल डेली वीकली हॉलीडे है, या फिर आपकी जो नेशनल हॉलीडेज है, ठीक है, दिवाली हो गया, या आपकी गांधी जयंती नॉर्मली आपका हो गया, आपका इंडिपेंडेंस डे हो गया, इसमें सारे के सारे ऑफिस नॉर्मली छुट्टी रहते। तो ये जो लीव्स आप एम्प्लॉय को अलाउ कर रहे हो ना, इसमें आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, लेकिन आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो। ओके, अब जैसे मैंने बोला कि आइडल टाइम सर दो तरह की हो सकता है, एक है नॉर्मल आइडल टाइम एंड एक है एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, इट इज द टाइम व्हिच कैन नॉट बी अवॉइडेड और रिड्यूस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। देखो नॉर्मल आइडल टाइम क्या है सर, जिससे आप कभी कम नहीं कर सकते। सर एक एम्प्लॉय को आप 8 घंटे के काम के लिए ला रहे हो, वो बीच में थोड़ा तो रेस्ट लेगा ना, पानी तो पिएगा ना, ओके, खाना तो खाएगा ना, ब्रेक तो लंच ब्रेक तो होगा ना। कोई अगर 10 बजे से ऑफिस आ रहा है और 6 बजे जा रहा है, सर इसके बीच में उसे लंच ब्रेक मतलब खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तभी तो उसकी दिमाग काम करेगा। तो खाने के लिए सपोज 1 आवर आप ब्रेक दे रहे हो, तो ये तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, बाय नेचर आपको करना ही पड़ेगा इसे। ठीक है, हर एक ह्यूमन, आप रोबोट्स तो नहीं हो ना, हर एक ह्यूमन बीइंग को थोड़ा तो ब्रेक चाहिए प्रोडक्टिविटी के लिए, तो खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए उसे, तो ये 1 आवर आपको देना पड़ेगा लंच ब्रेक का टाइम। ओके, तो ये नॉर्मल है। ओके, सो क्या क्या कजेस हो सकते हैं सर नॉर्मल आइडल टाइम का, नॉर्मल आइडल टाइम का क्या क्या कजेस हो सकते हैं। देखो नंबर 1, टाइम लॉस्ट बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड द प्लेस ऑफ वर्क। ओके, सपोज यहां पे आपकी फैक्ट्री का गेट है, ओके, यहां पे आपकी फैक्ट्री का गेट है, बिल्कुल यहां से आपकी जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री वर्क प्लेस, ओके, ये सपोज 500 मीटर का है। ओके, एम्प्लॉइज आ गए यहां तक, एम्प्लॉइज यहां तक आ गए, यहां से यहां तक उन्हें चल के जाना है, सर टाइम तो लॉस होगा, इसीलिए जितना कम हो सकता है उतना बेटर, लेकिन ड्यू टू सर्टन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आप कम नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो इसी वजह से एम्प्लॉइज को जो नॉर्मली लेबर होते, लेबर्स को फैक्ट्री गेट से अपनी वर्क प्लेस तक जाने में जो भी टाइम कंज्यूम किया जाता है, सपोज 15 मिनट लगा, 10 मिनट लगा, जो भी लगा, वो प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय का टाइम आप कब रिकॉर्ड कर रहे हो कि 10 बजे ऑफिस गेट की मतलब यहां से आपको 10 AM में जिसने एंट्री मारा है उसने तो पंक्चुअलिटी दिखाई है, ऑफिस गेट से आपको 10 बजे अंदर आना है, ठीक है, तब आप पंक्चुअल हो।
लेकिन 10 बजे आप काम स्टार्ट कर लोगे, आप प्रोडक्टिव बन जाओगे 10 बजे, ये तो गारंटी नहीं है ना, आपको टाइम लगेगा ऑफिस में जाने के लिए। ओके, तो ये क्या है, जो आइडियल टाइम इसके बीच में होता है वो है नॉर्मल आइडियल टाइम। उसके बाद होता है अबनॉर्मल, सॉरी, इंटरवल बिटवीन वन जॉब एंड अनदर जॉब। एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट होने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, तो इसी वजह से इसमें जो टाइम लगता है वो भी एक नॉर्मल आइडियल टाइम है। सेटिंग ऑफ मशीन्स, जब आप देखोगे कोई फैक्ट्री की बात करते हैं हम, फैक्ट्री में जब आप कोई मशीन स्टार्ट कर रहे हो, एम्प्लॉइज 10 बजे आए, 10 बजे से 10 मतलब फैक्ट्री के जगह पे जहां पे काम होता है वहां पे पहुंचने के लिए 10 मिनट लगा, 10 बज के मतलब 10 बज के 10 मिनट पे, ओके, 10 पे उन लोगों ने काम स्टार्ट किया, लेकिन मशीन स्टार्ट होने में ही 15 मिनट लगेगा। तो जो मशीन स्टार्ट होने में 15 मिनट लगेगा, ये भी एक नॉर्मल आइडियल टाइम है, कोई कुछ आप नहीं कर सकते इसका। ओके, उसके बाद है नॉर्मल रेस्ट टाइम और लंच ब्रेक। लंच ब्रेक के टाइम पे जो भी आप ब्रेक देते हो उसका भी जो टाइम है वो है नॉर्मल आइडियल टाइम। ओके, एक बात बताओ, नॉर्मल आइडियल टाइम का आप कुछ नहीं कर सकते, ये क्या होगा, आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नॉर्मल आइडियल टाइम को आप कुछ नहीं कर सकते, तो इससे आपको इनहेरेंटली आपको ये सोचना है कि भाई अगर मैं 7 आवर्स का पे कर रहा हूं ना, 7 आवर्स काम कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं 8 आवर्स का पे कर रहा हूं तो वो पूरा 8 आवर के लिए नहीं है, मैं एक्चुअली में 7 आवर्स के लिए पे कर रहा हूं। 8 आवर में से 1 आवर तो आपका ब्रेक में जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल। सो ट्रीटमेंट क्या होगा सर, देख लेते हैं एक बार। इट इज ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Thus, in the case of direct worker, an allowances of normal ideal time is considered setting of the standard hours or standard rate. In case of indirect worker, normal ideal time is considered as the computation of overhead rate. ठीक है, देखो, जब आप अगर डायरेक्ट एम्प्लॉइज है तो उनकी केस में जो नॉर्मल आइडियल टाइम है ना, उसका कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स किया गया होगा, उसी रेट में आप डाल दोगे प्रोडक्ट में। लेकिन अगर जो अबनॉर्मल, जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज है ना, उनके लिए ये ओवरहेड में ट्रीट किया जाएगा। बहुत ही सिंपल है कि अगर आपका नॉर्मल आइडियल टाइम है तो उसे कॉस्ट का पार्ट ही ट्रीट किया जाएगा, बिल्कुल। अगर डायरेक्ट एम्प्लॉय है तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में उन्हें ऐड कर लो, ओके। अगर इनडायरेक्ट लेबर है तो वो ओवरहेड में ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद आता है अबनॉर्मल आइडियल टाइम। सर ये अबनॉर्मल आइडियल टाइम क्या है, जहां पे अबनॉर्मल आइडियल टाइम क्या है, जहां पे नॉर्मल आइडियल टाइम नहीं है और जिससे आप क्या कर सकते हो, जो अबनॉर्मल रीजन की वजह से हो रहा है वो है आपका अबनॉर्मल आइडियल टाइम। अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल आइडियल टाइम देयर मे बी फैक्टर्स व्हिच गिव एन अबनॉर्मल आइडियल टाइम। नॉर्मल को छोड़ के जो भी आइडियल टाइम है वो है आपका अबनॉर्मल आइडियल टाइम। कॉजेस अगर मैं बोलूं अबनॉर्मल आइडियल टाइम का क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं सर, पहला है आइडियल टाइम में बी अराइज ड्यू टू अबनॉर्मल फैक्टर्स लाइक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। एम्प्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस वजह से आइडियल टाइम आ रहा है। पावर फेलियर, ब्रेकडाउन ऑफ द मशीन, ये भी हो सकता है कि करंट चला गया जिसकी वजह से आपका मशीन नहीं चला, प्रोडक्शन बंद हो गया या फिर ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, पुअर सुपरविजन, फायर, फ्लोड, ये सब हो सकता है। ठीक है, फायर लग गया, फ्लोड आ गया, पुअर सुपरविजन मतलब ठीक से लोग काम नहीं कर रहे, सुपरवाइजर को आपने जिसने रखा था वो ठीक से सुपरवाइज नहीं कर पा रहा है, तो एम्प्लॉइज अपने काम को सही से नहीं कर रहे, वो भी हो सकता है। लॉकआउट हो सकता है, स्ट्राइक वगैरह हो सकता है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो सकता है। जैसे कोविड-19 कोई मतलब नेचुरल कैलामिटी आ गया या फिर कोई इमरजेंसी आ गया, वार हो गया किसी देश के बीच में, तब भी आपको काम क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। सपोज आपकी बॉर्डर के पास ही आपकी फैक्ट्री है, तो ड्यू टू वार आपकी जो फैक्ट्री है उसे बंद करना पड़ गया। या फिर कोविड आ गया, जिस टाइम पे कोविड के टाइम पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो सारे के सारे बंद थे, तो वो भी हो सकता है। The causes of abnormal ideal time should be further analyzed into controllable and uncontrollable। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी abnormal ideal time है ना, उसमें भी दो चीजें आपको देखना है कि सर क्या कंट्रोलेबल आइडियल टाइम है एंड क्या अनकंट्रोलेबल आइडियल टाइम है। सर बेसिकली ये कंट्रोलेबल आइडियल टाइम क्या होता है, कंट्रोलेबल आइडियल टाइम वो आइडियल टाइम है जिसे मैनेजमेंट अगर सही तरीके से स्टेप लेना उसे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अनकंट्रोलेबल आइडियल टाइम क्या है, अनकंट्रोलेबल आइडियल टाइम वो आइडियल टाइम से जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल सर दीजिए। बिल्कुल, अनकंट्रोलेबल आइडियल टाइम का पहले एग्जांपल देता हूं। सपोज वार हो गया किसी कंट्री के बीच में, नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लोड आ गया, फायर आ गया, कोई जानबूझ के फायर को रखता है क्या? ठीक है, कोई जानबूझ के फायर इंसिडेंट तो नहीं करता है, कोई जानबूझ के फ्लोड नहीं चाहता कि फ्लोड आ जाए, ओके। या फिर जैसे कोविड-19 आ गया, कोविड की वजह से भी आपका बहुत सारे प्लांट्स बंद रहे,
तो ये सारे क्या है, अनकंट्रोलेबल आइडल टाइम। मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है इसमें। लेकिन सर मैं आपका रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया सर, ठीक है, एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर लिया, ये भी तो एक कंट्रोलेबल आइडल टाइम है। अगर एम्प्लॉइज की बात को आप सही से सुनोगे तो एम्प्लॉय स्ट्राइक नहीं करेंगे। अगर आप रॉ मटेरियल की स्टॉक, अगर आपने लेबल सेटिंग सही से किया है तो रॉ मटेरियल का कभी शॉर्टेज नहीं आएगा, बिल्कुल। अगर आपने मशीन का प्रॉपर मेंटेनेंस कर रहे हो, इवन मशीन ब्रेकडाउन भी कई कई जगह पे बोलते हैं कि अनकंट्रोलेबल है, लेकिन ये कंट्रोलेबल है। क्यों? क्योंकि अगर मशीन का प्रॉपर आप सुपरविजन कर रहे हो, मशीन का प्रॉपर मेंटेनेंस अगर आप कर रहे हो तो मशीन ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है। पावर फेलियर भी एक कंट्रोलेबल है, क्योंकि आप उसके लिए जनरेटर वगैरह मेंटेन करके रख सकते हो। पावर सप्लाई का पहला अरेंजमेंट, ऑल्टरनेट ऑप्शन आपके पास रखना चाहिए, ठीक है। सो जो आइडल टाइम मैनेजमेंट अपनी एफर्ट से कंट्रोल कर सकता है वो है कंट्रोलेबल आइडल टाइम, एंड जो मैनेजमेंट अपनी एफर्ट से कंट्रोल नहीं कर सकता, जो आइडल टाइम्स मैनेजमेंट के बियॉन्ड द कंट्रोल है, वो है अबनॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। आप एग्जांपल खुद सोच सकते हो कि क्या मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है, फ्लोड को कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। किसी को पता है कि कब फ्लोड आएगा? कोविड-19 कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। वार हो गया दो कंट्री के बीच में, नहीं कर सकता। लेकिन मशीन ब्रेकडाउन हुआ, उसे कंट्रोल कर सकता है। लेबर के बीच में स्ट्राइक हुआ, उसे कंट्रोल कर सकता है। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज, उसे कंट्रोल कर सकता है। पावर फेलियर, उसे कंट्रोल कर सकता है। तो ये सारे क्या है, कंट्रोलेबल आइडल टाइम्स है, बिल्कुल। सर इसका ट्रीटमेंट बता दीजिए, कंट्रोलेबल आइडल टाइम का ट्रीटमेंट क्या होता है? ओके देखो, कंट्रोलेबल आइडल टाइम का, सॉरी, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल, जो भी अबनॉर्मल आइडल टाइम है, अबनॉर्मल आइडल टाइम का एक ही कंट्रोल है कि एक ही ट्रीटमेंट कि सर इसका जितना भी पार्ट है वो आपको क्या करना चाहिए, पीएनएल अकाउंट में डालना चाहिए। और पीएनएल अकाउंट में भी आपको क्या करना चाहिए, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ये चार्ज किया जाएगा जितना भी अबनॉर्मल आइडल टाइम है। ये कॉस्ट में ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी गलती है। कंज्यूमर इसके लिए क्यों पे करे? ये आपकी गलती है, कंज्यूमर इसके लिए क्यों पे करेगा? नहीं, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा ना, इस वजह से। जो अनकंट्रोलेबल, जो अबनॉर्मल आइडल टाइम है ना, चाहे वो कंट्रोलेबल हो चाहे वो अनकंट्रोलेबल हो, वो प्रोडक्ट में चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। सोचो कि कोविड के टाइम पे जितना भी आपका टाइम बंद रहा, जितना भी टाइम प्लांट बंद रहा ना, अगर वो सारे के सारे प्रोडक्ट में चार्ज करेंगे तो कितना प्रोडक्ट की प्राइस कितना बढ़ेगा, सोचो। सर वैसे भी कोविड के बाद सारा का सारा सामान की प्राइस बढ़ रहा है, हाँ वो तो सही है, लेकिन वो ड्यू टू इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटम आप डायरेक्टली प्राइस पूरा तो इंक्रीज नहीं कर सकते ना, ओके। तो इसी वजह से आपको अबनॉर्मल आइडल टाइम को कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना चाहिए, वो भी दो सेपरेट हेड में। कौन सा कंट्रोलेबल आइडल टाइम का कॉस्ट है, कौन सा अनकंट्रोलेबल आइडल टाइम का कॉस्ट है, ओके, बिल्कुल, ओके। उसके बाद चलते हैं सर आइडल टाइम के बाद ओवर टाइम में। ये भी सर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ओवर टाइम। सर ओवर टाइम क्या है? देखो, ओवर टाइम वो टाइम है अगर आपके नॉर्मल ऑफिस आवर के बाद, अगर आप अपने नॉर्मल ऑफिस आवर के बाद एक्स्ट्रा कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो है ओवर टाइम, ओके। वर्क बियॉन्ड द नॉर्मल वर्किंग आवर इज नोन एज ओवर टाइम। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, कॉस्टिंग के डेफिनेशन बहुत सिंपल होते हैं, ओके। वर्क डन बियॉन्ड द वर्किंग ऑफ द नॉर्मल आवर इज नोन एज ओवर टाइम। नॉर्मल आवर जितना है, सपोज आपकी नॉर्मल टाइम है 10 to 6, कोई एम्प्लॉय 8 बजे तक काम कर रहा है सर, ओवर टाइम कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल। ओवर टाइम पेमेंट इज अमाउंट, ओवर टाइम पेमेंट इज द अमाउंट ऑफ वेज पेड फॉर वर्किंग बियॉन्ड द नॉर्मल वर्किंग आवर। ओवर टाइम पेमेंट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, नॉर्मल वेज फॉर द ओवर टाइम वर्क एंड प्रीमियम पेड फॉर द ओवर टाइम वर्क। देखो ओवर टाइम पेमेंट कैसे होगा? ओवर टाइम पेमेंट क्योंकि एक एम्प्लॉय नॉर्मल टाइम से एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसे एक्स्ट्रा पैसा भी मिलना चाहिए, लेकिन उसे एक्स्ट्रा पैसा नॉर्मल रेट में नहीं मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज कोई 8 आवर्स वर्क कर रहा है, एग्जांपल कि कोई एम्प्लॉय 8 आवर्स का वर्क कर रहा है, ये इसके लिए नॉर्मल टाइम है, ये है नॉर्मल टाइम, ओके, बिल्कुल। सर ओवर टाइम किसे बोलेंगे? कोई एम्प्लॉय को 10 आवर्स का वर्क कर रहा है तो वो ओवर टाइम है, ओके। सो 10 से 8 माइनस कर लेंगे, 8 आवर्स, तो आपका 2 आवर्स का क्या आ जाएगा? ओवर टाइम। 2 आवर्स आपका है ओवर टाइम, ओके। तो यहां पे गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि ओवर टाइम ना एक्स्ट्रा पेमेंट होना चाहिए ओवर टाइम में। यानी कि सपोज हमारा जो रेट है ना, लेबर कॉस्ट जो है वो एट ए रेट ऑफ 10 है, 10 रुपीज पर आवर,
ओके, या फिर एट द रेट ऑफ 100 है, थोड़ा सा बड़ा एम्प्लॉय सोचो आप, ओके, 100 रुपीज पर आवर, ओके। तो आपको कितना देना चाहिए सर? सर अगर उसने 10 घंटा काम किया है तो 8 घंटा के लिए उसका 800 हो रहा था, 10 घंटे के लिए 1000 रुपए दे देंगे, खत्म काम। नहीं, ऐसा नहीं। ओवर टाइम हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। सर कितना एक्स्ट्रा? नॉर्मली ट्वाइस। नॉर्मली ओवर टाइम का जो रेट है वो है डबल, ओके। सो यानी कि उसको 10 घंटे के लिए 1000 रुपए तो मिलना चाहिए, बिल्कुल, प्लस उसने एक्स्ट्रा कितना काम किया है? 2 घंटे ना, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा और 200 रुपए, ओके। आप ऐसा सोच सकते हो कि जो उसने 2 घंटा एक्स्ट्रा काम किया है उसके लिए उसे 2 घंटे के लिए 200 रुपए मिलेंगे। 100 रुपए नॉर्मल का, 100 रुपए ओवर टाइम काम करने के लिए, ओके। सो ओवर टाइम पेमेंट जो होता है वो 2 चीजों से होता है, वेजेस पेड फॉर द ओवर टाइम एट ए नॉर्मल रेट एंड प्रीमियम, और एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर द ओवर टाइम वर्क, ओके। सो थोड़ा सा अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं, यहां पे बताता हूं, कोई एम्प्लॉय ने 10 आवर्स वर्क किया है तो इसका पेमेंट आप कैसे करोगे? नॉर्मल टाइम ही है, ये ओवर टाइम है, ओवर टाइम को, नॉर्मल टाइम को आपको 800 देना है, यानी कि 8 इंटू 100 इक्वल टू 800, ओके। और ओवर टाइम को आपको क्या करना है? डबल पे करना है, यानी कि 2 इंटू 100, ये तो नॉर्मल हो गया, प्लस 2 इंटू 100, क्योंकि आपको डबल पे करना है, यानी कि 400। तो आपका सैलरी कितना आ जाएगा? 1200, यानी कि 1200, ओके। ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है सर? ओवर टाइम प्रीमियम देख लो एक बार, ओके। The rate of overtime is higher than the normal rate. Usually it is the double of the normal rate. The extra amount so paid over the normal rate is called overtime premium. तो सर यहाँ पे आपका नॉर्मल वेजेस कितना होना चाहिए? 1000। ओवर टाइम आपने कितना दिया? 200। तो ओवर टाइम प्रीमियम कितना होगा? यहाँ पे आपका अगर मैं बोलूं ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम सर कितना होगा? 200। सर 200 कैसे आ गया? आपने ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा कितना पेमेंट किया है, क्योंकि अगर वो 10 घंटा काम करता तो ऐसे ही आपको 1000 रुपए देना था, आपने दिया कितना एक्स्ट्रा? 1200 दिया है, तो आपने एक्स्ट्रा कितना पेमेंट किया है? 200 पेमेंट किया है, तो वो है आपका ओवर टाइम पेमेंट, बिल्कुल, ओके। इसी को बोला जाता है ओवर टाइम प्रीमियम। जितना आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है बियॉन्ड योर नॉर्मल वेज, दैट इज योर ओवर टाइम पेमेंट, ओके। और ओवर टाइम प्रीमियम, रेट ऑफ ओवर टाइम, ओवर टाइम कैसे होना चाहिए सर? द रेट एंड कंडीशन ऑफ द ओवर टाइम प्रीमियम मे बी फिक्स्ड by an entity itself or it may be required by any statute or in force. Statute in force. The overtime premium should not be less than the premium calculated as per the statute. देखो ओवर टाइम का रेट सर हम कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि एम्प्लॉयर तो हमेशा चाहेगा कि मैं कम पे करूं, और एम्प्लॉय चाहेगा कि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं तो मुझे तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो कैसे सर डिसाइड किया जाएगा? दो रास्ते इसका। एक तो है कि कंपनी खुद डिसाइड कर ले कि ओवर टाइम के लिए हम इतना पेमेंट करेंगे और एम्प्लॉय उसमें एग्री कर जाए, या फिर कोई स्टैट्यूट है, कोई लॉ है जो डिसाइड करेगा कि ओवर टाइम का मिनिमम पेमेंट कितना होना चाहिए, और कोई भी एम्प्लॉयर उस लॉ में जो रेट फिक्स किया गया है या फिर जो एज पर द स्टैट्यूट जो भी रेट फिक्स किया गया है उससे कम पेमेंट नहीं करना चाहिए। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर। तो नॉर्मली ओवर टाइम का रेट कितना होता है? डबल होता है, ओके। अगर कोई एम्प्लॉयर उससे ज्यादा भी फिक्स कर रहा है तो अच्छी बात है, एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉय के साथ आपका नेगोशिएशन हुआ होगा और आप पे कर सकते हो। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय डिसाइड नहीं कर रहा है तो कोई स्टैट्यूट को एक मिनिमम ओवर टाइम पेमेंट डिसाइड करना चाहिए, ओके। तो इंडिया में भी ऐसा कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है क्या सर? बिल्कुल है ना। इंडिया में स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है रिलेटिंग टू ओवर टाइम। ओवर टाइम के लिए क्या दिया गया है देखो, आज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से where a worker works in a factory for more than 9 hours in a day and for more than 48 hours in a week, he shall in respect of overtime work be entitled to a wage the rate twice of his ordinary wage। वाह, क्या बोल रहा है सर? बोल रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर 9 आवर से, एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है, कोई भी लेबर अगर 9 आवर से ज्यादा काम कर रहा है, या फिर वीकली 48 आवर से ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है, देन इन दैट केस वो ओवर टाइम के लिए एलिजिबल है, ओके, डन सर।
और ओवर टाइम उसे कितना मिलेगा सर? ओवर टाइम उस केस में उसे डबल मिलेगा, ट्वाइस द रेट। सर आजकल कोई 9 घंटे काम नहीं करता, 8 घंटे में के बाद ही वो ओवर टाइम कैलकुलेट किया जाता है। ओके सर, ओवर टाइम का इंपैक्ट कुछ होता है क्या कंपनी में? बिल्कुल ना। ओवर टाइम का इंपैक्ट क्या होता है? देखो, ओकेजनल ओवर टाइम तो अच्छी बात है सर। ओकेजनल ओवर टाइम मतलब ओवर टाइम कभी कभी आप ओवर टाइम कर रहे हो तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि एम्प्लॉयर एफिशिएंसी आपको इससे पता चल रहा है कि नहीं नहीं सर हमारा रिक्वायरमेंट, हमारा डिमांड अच्छा है, ठीक है। कभी कभी कस्टमर से हमें एक्स्ट्रा डिमांड आ रहा है और जो हमारी वर्कफोर्स है वो भी एफिशिएंट है। लेकिन अगर ये ओवर टाइम रेगुलर हो रहा है ना, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि भाई आपको नए एम्प्लॉइज की जरूरत है, यानी कि आपको अपनी मैन पावर एंड अपनी जो लेबर है उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज करना चाहिए। ओके, इसी के साथ साथ मैन पावर एंड मशीन के स्ट्रेंथ आपको इंक्रीज करना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो ओवर टाइम है ना, ओवर टाइम की वजह से और एक भी इंपैक्ट आ सकता है कि सर आपको ओवर टाइम की जरूरत क्या है? या तो दो चीजें, पहला तो आपके पास लेबर कम है इस वजह से आप ओवर टाइम कर रहे हो, या फिर अगर आपके पास लेबर सफिशिएंट है लेकिन फिर भी आप ओवर टाइम कर रहे हो, यानी कि आपकी जो लेबर है, आपकी जो एम्प्लॉइज है वो क्या है? एफिशिएंट एम्प्लॉय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है देख लेते एक बार। Occasional overtime is a healthy sign as it is indicate that the firm has optimum capacity and that capacity is being fully utilized। अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि सर हाँ, जो हम नॉर्मल काम कर रहे थे ना वो हमारा पूरा फुल एफिशिएंसी नहीं है, हमारे पास और भी कैपेसिटी था जिसे हम यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, और ड्यू टू ओवर टाइम हम वो कैपेसिटी अब भी यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन बट persistent overtime is rather a bad sign because it may indicate either that the farm needs a large capacity of men and machine। अगर persistence, अगर रेगुलर ओवरटाइम हो रहा है तो दो चीजें ये इंडिकेट करता है, या तो कंपनी को अभी मशीनरी एंड ज्यादा मैन पावर, ज्यादा लेबर्स की जरूरत है, और that men have got into habit or postponing their ordinary work towards the evening so that they can earn extra money in the form of overtime wage। इसका मतलब एम्प्लॉइज, ये क्या है? एम्प्लॉइज आपके साथ खेल रहे, एम्प्लॉइज आपके साथ ट्रिक कर रहे, वो जानबूझ के काम नहीं कर रहे और वो ओवर टाइम कर रहे जानबूझ के ताकि उन्हें ज्यादा सैलरी मिले, ठीक है। यानी कि आपकी एम्प्लॉइज इनएफिशिएंट है, वो जानबूझ के काम टाइमली नहीं कर रहे एंड वो ओवर टाइम काम करके आपसे ज्यादा पैसा ले रहे। कहीं ना कहीं ओवर टाइम एक कंपनी का इमेज बहुत खराब करता है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है। जैसे ENY का इमेज बहुत खराब हो गया ना, जो जब वो CA ने सुसाइड कर लिया उसके बाद ये ENY ने बहुत सारे ट्वीट्स किए, कि बहुत सारे ट्वीट्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, सब कुछ किया कि नहीं नहीं हम तो बहुत होलीएस्ट कल्चर मेंटेन करते हैं, हम तो अपने एम्प्लॉइज को फ्रीडम देते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। नहीं, कुछ लॉस वगैरह नहीं है। बहुत हेवी वर्कलोड अगर आप कर रहे हो ना तो आपकी एक नेगेटिव इमेज आएगा कि हाँ भाई हमें इस कंपनी में काम नहीं करना है, अगर हमें बेटर ऑप्शन मिलता है तो हम वहां पे शिफ्ट कर जाएंगे। जैसे गूगल एक कंपनी है, गूगल एक ऐसा कंपनी है ना जहां पे हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे गूगल में जॉब चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपको गूगल में जॉब मिल गया ना, गूगल के एम्प्लॉय 4 से 5 घंटे ही काम करते हैं, उसके बाद अगर गूगल कोई ओवर टाइम करता है ना, गूगल इतना लग्जरियस फूड वगैरह उन्हें प्रोवाइड करता है और इतना हाई सैलरी देता है ना कि गूगल के एम्प्लॉय आजकल बहुत ज्यादा आलसी हो चुके हैं। मतलब सबसे मैं एक पॉडकास्ट किसी गूगल का एक्स एम्प्लॉय का, या फिर गूगल में जो काम, जिसने गूगल के वर्क को ऑब्जर्व किया है, वो बोल रहा था कि इतने आलसी हो चुके गूगल के एम्प्लॉय कि उन्हें चाहिए कि हाँ कंपनी हमें 2 करोड़ का सैलरी एनुअली पे कर रहा है तो ये सबसे अच्छा है। कंपनी अगर ओवर टाइम करूंगा तो खाना भी दे रहा है, एक्स्ट्रा पेमेंट भी दे रहा है, तो लोग चाहते हैं, जो भी एम्प्लॉयज है वो चाहते हैं कि हम ओवर टाइम करें। ओके, सो ये एक नेगेटिव साइन है। ओके सर, क्या ओवर टाइम के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं और उनकी क्या क्या ट्रीटमेंट होगा? चलो देखते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, इतना रेलिवेंट नहीं है ये। सर ओवर टाइम के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं एंड उसका ट्रीटमेंट क्या क्या होगा? देखो, ओवर टाइम के मैंने जो डिवाइड किया ना, 4 कॉजेस हो सकते हैं ओवर टाइम के। नंबर 1, एट द डिजायर ऑफ द कस्टमर। ओके, सपोज सोचो कि मैं किसी टेलर के पास गया, या फिर मेरा खुद का फर्नीचर का दुकान है। ओके, मेरे पास एक कस्टमर आया कि भाई मेरा शादी है, ठीक है, मुझे एक किंग साइज बेड चाहिए। ओके, मेरा शादी है, कुछ दिनों के बाद मुझे शादी से पहले एक बेड चाहिए और उसे इमीडिएटली आप बना के दो। मैंने बोला सर आपको 15 दिन लगेगा, ठीक है। 15 डेज मैंने उन्हें टाइम दिया कि 15 डेज के बीच में आपको कैसे चाहिए डिजाइन वगैरह आप सिलेक्ट कर लो चाहिए। उसने बोला नहीं भाई मुझे 5 डेज में चाहिए ये। बिल्कुल। सो
नॉर्मली टाइम कितना है 15 डेज, लेकिन उसने बोला 5 डेज में। हम क्या करते थे ना, हम नॉर्मली बेड के लिए सपोज लेबर चार्जेस 10,000 चार्ज करते, ओके, बेड का जो प्राइस है वो 50,000 है, हम 10,000 चार्ज करते थे। लेकिन यहाँ पे बोला कि भाई नहीं, अगर आपको जल्दी चाहिए ना, आपको इमरजेंसी चाहिए, इसमें हम आपसे 60,000 चार्ज करेंगे। क्या किया सर मैंने, जितना मैं लेबर्स को एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा, क्योंकि भाई जो काम मुझे 15 दिन में करना था अब वो मुझे 5 दिन में करूंगा, तो एक्स्ट्रा तो मुझे चार्ज करना चाहिए, तो मैं तो अपने एम्प्लॉयज को भी एक्स्ट्रा पेमेंट दूंगा, बिल्कुल। तो एम्प्लॉयज के लिए मैं कितना दे रहा था 10,000, अब कितना दूंगा 20,000 सपोज दे दिया मैंने, या फिर ज्यादा भी चार्ज कर सकता हूं। तो अगर कोई कस्टमर की डिमांड पे हम ओवरटाइम कर रहे हैं, क्योंकि इस बेड को करने में हमें एक्स्ट्रा काम चाहिए, तो हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा काम अगर हम चाहते हैं, अगर कोई कस्टमर चाहता है कि मेरा ऑर्डर जल्दी फुलफिल हो और इसकी वजह से वो ओवरटाइम करने के लिए बोल रहा है, तो उसका जो भी कॉस्ट है वो हम उस कस्टमर के हैंड में चार्ज करेंगे और उसके कस्टमर के प्रोडक्ट में चार्ज करेंगे। तो अगर एट द डिजायर ऑफ द कस्टमर ओवरटाइम हो रहा है, चार्ज टू दैट पर्टिकुलर जॉब ऑफ द कस्टमर, जो भी उस कस्टमर का पर्टिकुलर ऑर्डर है उसी में हम क्या करेंगे, ओवरटाइम चार्ज करेंगे, उसकी उसी में ही ओवरटाइम का जो प्राइस है वो चार्ज करेंगे। तो जहां पे प्राइस नॉर्मली 50,000 का था, मैंने बोला कि भाई आपको 60,000 देना पड़ेगा, ओके। टू फुलफिल द डिमांड और अर्जेंट ऑर्डर, अगर कोई अर्जेंट ऑर्डर आ गया है किसी डिपार्टमेंट का, अगर कोई अर्जेंट ऑर्डर आ गया है, ये तो एक पर्टिकुलर जॉब कॉस्टिंग के केस में था, ये तो जॉब कॉस्टिंग के केस में था, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर आया है और उससे हमें फुलफिल करना है, सपोज बैच कॉस्टिंग की बात करते हैं, कोई पर्टिकुलर हम एक बड़े से फैक्ट्री में किसी एक कस्टमर का ऑर्डर ले रहे हैं, ठीक है, तो जितना भी उस कस्टमर का ऑर्डर है या फिर जितना भी उस डिपार्टमेंट का ऑर्डर है उसे चार्ज किया जाएगा, चार्ज टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट टू फुलफिल द डिमांड और ऑर्डर। कोई अगर इमीडिएट ऑर्डर है, कोई तो इमीडिएट डिमांड है, तो जिस डिपार्टमेंट का वो इमीडिएट ऑर्डर है उसे चार्ज किया जाएगा। ड्यू टू फॉल्ट ऑफ अनदर डिपार्टमेंट, अगर किसी अदर डिपार्टमेंट का फॉल्ट हुआ, अगर किसी अदर डिपार्टमेंट की गलती, किसी और की गलती आप अपने सर पे ले रहे हो, तो जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है वो किसके ऊपर होना चाहिए, वो अदर डिपार्टमेंट के ऊपर होना चाहिए। जो भी फॉल्ट वाला डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट ने फॉल्ट किया है जिसकी वजह से ओवर टाइम हो रहा है, जो डिपार्टमेंट ने फॉल्ट किया है और जिसकी वजह से ओवर टाइम हो रहा है, उसके अकाउंट में चार्ज करेंगे और उसे चार्ज करेंगे। ड्यू टू एनी एबनॉर्मल रीजन, अगर कोई एबनॉर्मल रीजन की वजह से आपको ओवर टाइम करना पड़ रहा है, देन वो आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज किया जाएगा। एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, जहां पे भी ये एबनॉर्मल रीजन आ जाएगा ना, वहां पे जो भी आपका कॉस्ट आएगा वो हमेशा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज किया जाएगा, बिल्कुल। सो ओवर टाइम 4 कॉजेस की वजह से हो सकते हैं। नंबर 1, एट द डिजायर ऑफ द कस्टमर, तो कस्टमर को चार्ज करेंगे, उसका जो पर्टिकुलर जॉब है उसको चार्ज करेंगे। ड्यू टू फुलफिलमेंट ऑफ अर्जेंट डिमांड और कॉल, अर्जेंट डिमांड और ऑर्डर के हिसाब से अगर हुआ है तो जिस डिपार्टमेंट ने अर्जेंट ऑर्डर दिया है उसको चार्ज करेंगे। अगर किसी डिपार्टमेंट की फॉल्ट की वजह से ओवर टाइम करना पड़ रहा है ना, तो जो डिपार्टमेंट फॉल्ट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट इन फॉल्ट, उसको चार्ज करेंगे। अगर किसी अदर रीजन की वजह से, किसी एबनॉर्मल रीजन की वजह से हम ओवर टाइम कर रहे हैं, देन इन दैट केस हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करेंगे। डन सर, डन। ओके सर, तो इस पार्ट में इतना ही बस। हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे थ्योरीज को कवर कर लिया है। उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और ये जो है ये कुछ फॉर्मूलाज है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, डन सर।